हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो है वो एक डायनकेफेलिक स्ट्रक्चर है। वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। नाउ ये जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई का बना होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। तो आओ देखते हैं कि हाइपोथैलेमस में कौन कौन से न्यूक्लियाई होता है। नाउ हाइपोथैलेमस के जो भी न्यूक्लियाई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है एंटीरियर ग्रुप, दूसरा है मिडल ग्रुप और तीसरा है पोस्टीरियर ग्रुप। तो एंटीरियर ग्रुप में कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? तो एंटीरियर ग्रुप में सबसे पहले होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सो दिस इज प्री ऑप्टिक। उसके नीचे होता है सुप्राकायस्मेटिक। सो दिस इज सुप्राकायस्मेटिक। नाउ उसके बाद यहां होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर। उसके नीचे होता है एंटीरियर न्यूक्लियस और उसके नीचे होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब हाइपोथैलेमस का जो नीचे का पार्ट है वहां होता है ऑप्टिक कायस्मा। सो दिस इज ऑप्टिक कायस्मा। Okay, so this black color is showing the anterior part of nucleus. Okay, anterior group of nucleus. Now, middle में कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? तो सबसे पहले होता है डोर्सोमीडियल। So this is डोर्सोमीडियल। उसके नीचे होता है लैटरल। ये जो दूसरा वाला है दैट इज नोन एज लैटरल। नाउ लैटरल के बाद आता है वेंट्रोमीडियल। सो दिस इज वेंट्रोमीडियल। और लास्ट में आता है ट्यूबरल और आर्कुएट न्यूक्लियस। सो दिस इज द मिडल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। नाउ इन द लास्ट पार्ट जो अपर पार्ट में होता है दिस इज पोस्टीरियर न्यूक्लियस और उसके नीचे होता है मैमिलरी बॉडी। मैमिलरी body. So in this figure the black ones are anterior group, red ones are the middle group or tuberal group or arcuate group, and blue ones are posterior group. Now हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है।
सो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, ओके, सो दिस इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई, उसके साथ साथ ऑप्टिक कायस्मा एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस का पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेरिफेरल नर्व्स आती है। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कि जो विसेरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो विलिंगली कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज द हाईएस्ट सेंटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिम्युलेट करें, सो देयर विल बी वेजोडाइलेटेशन, फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, स्वेटिंग एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। दिस shows that there are the parasympathetic system or fibers of parasympathetic nervous system situated in the anterior group। अगर हम posterior group को stimulate करें तो there will be vasoconstriction, rise of blood pressure, tachycardia, dilatation of pupil and shivering। तो ये बताता है कि posterior part में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं। दूसरा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर हम एनिमल के मिड ब्रेन से सेक्शन लेते हैं तो एनिमल जो है वो पोइकिलोथर्मिक हो जाता है। अगर सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस के लेवल से सेक्शन लेते हैं तो एनिमल कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस के लेवल से भी अगर सेक्शन ले तो एनिमल कोल्ड ब्लडेड बन जाता है। ये दिखाता है कि जो बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन के सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में है। नाउ इफ वी स्टिम्युलेट द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, देयर विल बी वेजोडाइलेटेशन एंड स्वेटिंग। अगर हम इस सेंटर को, इस न्यूक्लियाई को रिमूव कर दे तो देयर विल बी हाइपरथर्मिया। तो ये दिखाता है कि बॉडी को कूल करने वाले सेंटर्स या हीट लॉस सेंटर्स जो है वो इस एंटीरियर ग्रुप में होते हैं। नाउ इफ वी स्टिम्युलेट द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, देयर विल बी वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड श्यूरिंग। अगर ये जो न्यूक्लियाई है उनको हम रिमूव कर दे तो देयर विल बी हाइपोथर्मिया। तो ये बताता है कि हीट गेन वाले सेंटर या बॉडी को वार्म करने वाले सेंटर जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होते हैं। तीसरा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो अगर हम एंटीरियर ग्रुप को स्टिम्युलेट करते हैं तो देयर विल बी वेजोडाइलेटेशन, देन ब्रेडिकार्डिया, फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से एनिमल गोज टू स्लीप। दैट मीन्स कि एंटीरियर पार्ट में स्लीप के सेंटर्स होते हैं। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट को स्टिम्युलेट करते हैं, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई को स्टिम्युलेट करते हैं, तो देयर विल बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड टैकीकार्डिया एंड द एनिमल इज अवेकन्ड। तो ये दर्शाता है कि पोस्टीरियर पार्ट में जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है they are related to wakefulness. Now the fourth function of hypothalamus is regulation of hunger and food intake. तो अगर हम ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को स्टिम्युलेट करते हैं तो जो एनिमल होता है वो खाना खाना शुरू कर देता है। अगर हम इस न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं तो देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज एनोरेक्सिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फीडिंग सेंटर है दे आर सिचुएटेड इन वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस।
अगर हम डॉर्जोमीडियल न्यूक्लियस को स्टिम्युलेट करते हैं तो एनिमल है वो खाना खाना बंद कर देता है, और अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो एनिमल जो है वो खाते ही रहता है और ओबेस हो जाता है। इसका मीनिंग है कि देयर आर सटाइटी सेंटर्स इन डॉर्जोमीडियल न्यूक्लियाई। नाउ हंगर और फूड इंटेक के लिए दो थियरी पोस्टुलेट की गई है, ग्लूकोस्टैटिक थियरी एंड थर्मोस्टैटिक थियरी। अगर बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो एनिमल जो है उसको सटाइटी फील होती है, और अगर ये ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो एनिमल भूखा हो जाता है। थर्मोस्टैटिक थियरी क्या कहती है कि बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा उतनी ही भूख कम लगेगी, इसीलिए फीवर में जनरली एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। नाउ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। नाउ हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में से एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये दोनों एक्सोनल फ्लो के थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। सिक्स्थ फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। नाउ अगर हम पिट्यूटरी का इनफंडिबुलम कट कर देंगे तो देयर विल बी हाइपोपिट्यूटरिज्म। नाउ कौन कौन से ये स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स सीक्रेट करता है कि जिसकी वजह से वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर सकता है? तो ये सारे हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन, देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स या पेप्टाइड्स वो सीक्रेट करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नाउ कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है वो बॉडी का वाटर आउटपुट कंट्रोल करता है। अगर हम इनफंडिबुलम कट कर दे ये पिट्यूटरी ग्लैंड का तो क्या होगा? देयर विल बी डायबिटीज इंसिपिडस, कि जिसमें बहुत सारा यूरिन पास होता है जिसको कहते हैं पॉलीयूरिया, बहुत प्यास लगती है जिसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया। नाउ एडीएच का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है? तो ये 3 जगह से कंट्रोल होता है। सबसे पहले है वॉल्यूम रिसेप्टर्स, उसके बाद है ऑस्मो रिसेप्टर्स और उसके बाद है प्रेसो रिसेप्टर्स। तो क्या होता है वॉल्यूम रिसेप्टर्स के साथ? तो अगर हम बहुत सारा नॉर्मल सलाइन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तब क्या होता है? ये वॉल्यूम रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, एडीएच का सिक्रीशन कम होता है और उसकी वजह से बहुत सारा यूरिन पास होता है। जब भी हम बहुत सारा वाटर लेते हैं तब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर सेंटर्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है और बहुत सारा यूरिन पास होता है। जब भी हाइपोटेंशन होता है यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि शॉक में होता है, हेमरेज में होता है, तब क्या होता है कि बॉडी के जो प्रेसो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है कि जिसकी वजह से बॉडी में से यूरिन पास नहीं होता, रीनल शटडाउन हो जाता है। तो ये 3 ऑस्मो रिसेप्टर्स, वॉल्यूम रिसेप्टर्स और ये प्रेसो रिसेप्टर्स की हेल्प से हाइपोथैलेमस है वो वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ थर्स्ट। तो जब भी कोई पर्सन का गला सूख जाता है तो तुरंत ही उसका जो सेंसेशन है वो जाता है मैमिलरी न्यूक्लियाई में और पर्सन को थर्स्ट लगती है। जब पर्सन पानी पीता है
और ये पानी जब स्टमक के फ्लोरा पे टच करता है तब ये जो थर्स्ट है वो क्वेंच हो जाती है। तो थर्स्ट के सेंटर्स हाइपोथैलेमस में होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ एसिड सिक्रीशन। अगर हम प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करें तो स्टमक में से HCl का सिक्रीशन होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है और शॉर्ट लास्टिंग होता है। अगर पोस्टीरियर न्यूक्लियाई को हम स्टिमुलेट करते हैं तो HCl का सिक्रीशन स्टमक में होता है, लेकिन वो डिलेड होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। अगर हम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते रहे तो ये एसिड सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, जो स्टमक के म्यूकोजा को डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है। तो इसी की वजह से पेप्टिक अल्सर को हाइपोथैलेमोसोमैटिक और साइकोसोमैटिक डिजीज भी कहते हैं। नाउ आजकल ये पेप्टिक अल्सर जो है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है ड्यू टू स्ट्रेस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेस से हमारे हाइपोथैलेमस में इफेक्ट पड़ती है और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स बाय सिक्रीशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस है वो एड्रिनल मेडुला को भी कंट्रोल करता है। जब भी कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है तब हाइपोथैलेमस का डोर्सोमीडियल और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई स्टिमुलेट हो जाता है। अब ये दोनों न्यूक्लियाई एड्रिनल मेडुला में सेंसेशन भेजते हैं, स्टिमुलेशन भेजते हैं, कि जिसकी वजह से कैटेकोलेमाइंस सिक्रीट होते हैं। ये कैटेकोलेमाइंस जो है वो कोई भी इमोशनल स्ट्रेस को कोप अप करने में हमें हेल्प करते हैं। हाइपोथैलेमस है वो ह्यूमंस के बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस में भी रोल प्ले करता है। सो द बिहेवियर ऑफ दिस ह्यूमंस एंड एनिमल्स is affected by two responding systems of the body. These responding systems are hypothalamus and limbic system. Now, ये दोनों सिस्टम जो है they are concerned with the affective nature of sensation. जो भी सेंसेशन आता है उसका affective nature कैसा है, whether it is pleasant or it is painful. Now, pleasant को बोलेंगे हम reward और satisfaction, painful को हम बोलेंगे punishment और अवॉइडेंस। नाउ ये जो रिवॉर्ड सेंटर है वो हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में होता है और पनिशमेंट सेंटर जो है वो लेटरल और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई में होता है। अगर पर्सन कोई काम करता है और उसे हम रिवॉर्ड दे तो वो काम करना, वो बिहेवियर करना चालू रखेगा, और अगर वो कोई ऐसा बिहेव करता है या काम करता है कि जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिले तो वो काम करना बंद कर देगा। नाउ अगर कोई पर्सन को बार बार पनिशमेंट मिले तो उसमें वायोलेंट और एक्सट्रीम एंगर वाले एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं रेज। नाउ कई बार कई पैथोलॉजिकल स्टेट में ऐसा रेज देखने को मिलता है, लेकिन वो रियल रेज नहीं होता, इट इज ड्यू टू पैथोलॉजी। सो उसको हम कहते हैं शैम रेज। नाउ हाइपोथैलेमस जो है वो हार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने देखा था कि एंटीरियर न्यूक्लियाई को हम स्टिमुलेट करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया होगा, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे तो टैकीकार्डिया होगा। तो ये जो करता है वो वेजोमोटार सेंटर की मदद से वो करता है। इस वेजोमोटार सेंटर की मदद से हाइपोथैलेमस है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है। एंटीरियर न्यूक्लियाई जो है उसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, हाइपोटेंशन होगा, और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई को हम स्टिमुलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्सुअल फंक्शन में भी हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई है वो हमें हेल्प करता है फॉर गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्मेल। नाउ रोल इन सर्काडियन रिदम। नाउ सर्काडियन रिदम इज regular recurrence of various physiological process over 24-hour cycle। ये जो सर्काडियन रिदम है वो डेवलप होती है अगेंस्ट डेलाइट और डार्कनेस। नाउ ये जो सर्काडियन रिदम है, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, दे आर सेट बाय
a hypothetical internal clock which is also known as biological clock। तो इसमें भी हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है। इसको डाययूरनल पैटर्न भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का जो सुप्राकायस्मेटिक न्यूक्लियस है वो रेटिना के साथ अटैच है। नाउ इसकी वजह से ये डे लाइट और डार्कनेस के सामने रिएक्शन देता है और उसके हिसाब से ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है। इसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। नाउ अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में अगर कोई लीजन जैसे कि ट्यूमर हो तो कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं? तो देयर कैन बी डिस्टर्बेंसेस इन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, sympathetic and parasympathetic nervous system disturbances in sexual function and emotional functions। now इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, डिस्ट्रोफिया एडिपोजोजेनाइटालिस हो सकता है, इसके अलावा कालमैन सिंड्रोम हो सकता है, लॉरेंस मून बाइडल सिंड्रोम हो सकता है, नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी ये सब भी हो सकता है। तो हाइपोथैलेमस हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।